अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाजरीन, पाकिस्तानी मईशत ज़ाहिर है कि इस वक्त हम पिछले एक साल की जब बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद पिछला एक साल ये मुल्की मईशत के हवाले से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो है इस हुकूमत को मिले। विरसे में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ मिले। एक पूरा डेट ट्रैप था जिसमें हम निकलने की कोशिश कर रहे थे और मज़ीद हम उसमें मज़ीद उलझते भी जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस वक्त कहा जा रहा है कि अगले 18 से 20 महीने या दो साल का जो पीरियड होगा, ये जो स्टेबिलिटी की बात की जाती है IMF प्रोग्राम में, इसके बाद कहीं ना कहीं हमें टनल के उस पार कोई ना कोई रोशनी जो है वो ज़रूर नज़र आएगी। क्योंकि जितने सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं, पेचीदा इक़दाम किए जा रहे हैं, उस पर हम इस वक्त देख रहे हैं कि यकीनी तौर से इस वक्त एट प्रेजेंट जो है बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया है। इस वक्त जो हमारी सनतें हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन हमने सिर्फ जो हम पूरा हमारा जो डिस्कशन होता है प्रोग्राम में, वो सबसे पहले तो इसी बात के ऊपर होता है कि क्या दुरुस्त सिमत में हम हैं या नहीं। क्योंकि कुर्बानी जो देनी है वो हमने देनी है और आगे उसके समरात भी हमने इंशाअल्लाह ताला समेटने हैं। लेकिन ये वक्त जो है ये बड़ा एक मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में हमारा बिजनेस जो है वो किस तरीके से चले, हमारी सनतें किस तरीके, हमारे रोजगार के मौके जो है वो किस तरीके से चले, और वो तमाम इस्लाहाती प्रोग्राम जो रिफॉर्म्स एजेंडा जो IMF ने इस वक्त मशरूत किया है इस कर्जे से, यकीनी तौर से पाकिस्तान के अपने हक में है। हम अगर IMF प्रोग्राम में ना भी हो तब भी हमारी पूरी कोशिश यही होनी चाहिए थी कि हम अपनी मईशत को दस्तावेजी सूरत में लेकर आएं, हम अपनी जो इकॉनमी है उसका किबला दुरुस्त करें। आज हमें ये इक़दामात जो है वो बहालत मजबूरी करना पड़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो इसका पेस है और इसका मोमेंटम है, जिस तेजी से ये इक़दाम किए जा रहे हैं उसके ऊपर जो है वो जरूर बात की जा सकती है और आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। कराची स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बानी साहब। आप चेयरमैन हैं PHMA, पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, और आपसे कुछ देर में डॉक्टर फर्रुख सलीम इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। बिलवानी साहब, ये जो सख्तियां हैं मईशत, कारोबार इसी मईशत के अंदर आप रह के कर रहे हैं, पहले तो एक चीज जरा इसके ऊपर हम बात कर लें कि आया हमें मईशत जो है वो बड़े अच्छे हालात में मिली थी या मुश्किलात में मिली थी, और इस हुकूमत ने आके अपनी पॉलिसी से अब किस नहज पर लेकर आई है, या इसके अलावा कोई और हुकूमत होती, इसके अलावा कोई और लोग होते तो क्या इसको सूरत हाल को थोड़ी डिफरेंट तरीके से डील कर सकते थे? क्या कोई ऑप्शन थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम बिजनेस कम्युनिटी और खुसूसन एक्सपोर्ट सेक्टर, ये हमेशा गवर्नमेंट जो भी आई उनसे कहते रहे कि भाई आप टैक्स नेट को बढ़ाएं और अपने सिस्टम को सही करें और अपने FBR के जो एम्प्लॉइज हैं उनको रीएवल्यूएट करें और उनको टारगेट दें और टारगेट्स पे काम करें, जिस तरह हम अपने एक्सपोर्ट सेक्टर में करते हैं और प्राइवेट सेक्टर में करते हैं। बल्कि एक ज़माने में जब शौकत तरीन फाइनेंस मिनिस्टर थे तो मैंने उनसे ये कहा था कि देखिए, ये FBR और SECP ये और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये 2-3 जो डिपार्टमेंट हैं, ये 2-3 जो महकमे हैं, इनको आप गवर्नमेंट के तरीके से ना चलाएं, इनको प्राइवेट तरीके से चलाएं। अगर क्योंकि यही आपकी मुल्क की कमरें और यही मुल्क को तरक्की और यही मुल्क के सारे मामला सही कर सकते हैं। यहाँ पे सीनियरिटी पे आप किसी को प्रमोट ना करें, आप परफॉर्मेंस पे प्रमोट करें, जैसे हम अपने प्राइवेट सेक्टर में करते हैं। मगर एक शौकत तरीन साहब कहते थे कि यार आपकी बात बिल्कुल सही है, यही होना चाहिए और इसके बगैर ये इदारे सही नहीं होंगे, रीएवल्यूएट करें। जो आदमी काम नहीं कर रहे उनको फारिग करें। हम प्राइवेट इदारों में इसी तरह करते हैं। अच्छा, अगर ये इन्होंने कभी भी नहीं किया तो आज मुल्क उस हालत पे आ गया कि हमको नहीं, मसला ये है ना कि सरकारी नौकरी किसी को देना इतना मुश्किल नहीं है, उस नौकरी से बर्खास्त करना उससे ज्यादा मुश्किल होता है। ये तो आपके सामने ही है, जरा ब्यूरोक्रेसी के मामला। 18th अमेंडमेंट इन्होंने अप्रूव कराया, उस टाइम पे ये अप्रूव करा सकते थे असेंबली से अप्रूव होकर कानून बन सकता है। ऐसा नहीं है मुझे एक महकमे का बड़ा बनाया जाए और उसमें बोले कि सारे ही चोर हैं, यहाँ आपका चपरासी भी चोर है,
तो मैं तो अपनी जेबें संभाल रहा हूँ, उस महकमे में काम क्या करूंगा। जब तक मेरे पास हायर फायर के पावर नहीं होंगे और मेरे पास ये पावर नहीं होंगे किस आदमी को कहाँ बिठाना है और किस आदमी से क्या काम लेना है और वो कहाँ आदमी की कैपेसिटी है कि नहीं है, जब भी आप उसको सही कर सकते हो। आप बोलो कि आपको सारा कचरा दे दिया है और आप इसको सोना बना दो, कभी भी वो सोना नहीं बन ठीक, सकता। जरा इस थॉट को रखते हैं। इस्लामाबाद में डॉक्टर फर्रुख सलीम हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, जो बात इस वक्त यहाँ पर की जा रही है कि एक मुश्किल हालात में मईशत मिली और इस मुश्किल हालात में अभी हम और ज्यादा इश्यूज में, प्रॉब्लम में, लेकिन टनल के उस पार जो है रोशनी की एक उम्मीद भी है, किरण भी है और इंशाल्लाह हम वहां तक जरूर पहुंचेंगे। बात यह है कि जिस तब्दीली की खान साहब बात कर रहे हैं वो तब्दीली कहां से आनी है। कुर्बानी की अगर बात की जाए, बिजनेस कम्युनिटी यहां पे मौजूद है और कुर्बानी दे भी रही है, पाकिस्तान की आवाम भी कुर्बानी दे रही है, लेकिन जिन लोगों के जरिए तब्दीली आनी है, ब्यूरोक्रेसी की अगर बात करें, इवैल्यूएशन अगर उनकी बात करें, तो आप क्या समझते हैं कि मुश्किलात दरपेश होंगी? ये मामला कैसे तय किया जाएगा कि जो तब्दीली जिन लोगों को लेकर आनी है उनकी अपनी अहलियत और काबिलियत, क्योंकि सारे आजमाए जा चुके हैं, पीछे पीछे 10 इयर्स में सबको आजमाया हुआ है। देखिए इमरान साहब, दो रुख हैं मईशत के पहलू के, आप भी बेहतर जानते हैं। एक तो डॉलर बेस्ड इकॉनमी है और एक रुपी बेस्ड इकॉनमी है जहां पे सब कारोबार रुपए में होता है और दूसरी तरफ सारा कारोबार जो है वो डॉलर्स में होता है। जुलाई 2018 में अगर आप मुझे इजाजत दें आपको वापस ले जाऊं तो उस वक्त तकरीबन 20 अरब डॉलर के जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 20 अरब डॉलर पे पहुंच चुका था। अब जो स्टेट बैंक की फिगर्स आई हैं साल भर के बाद, वो ये कहता है कि तकरीबन 12-13 बिलियन डॉलर पे करंट अकाउंट डेफिसिट पहुंच गया है, यानी कि 6 से 7 बिलियन डॉलर की इंप्रूवमेंट हुई है हमारे डॉलर बेस्ड इकॉनमी में। तो ये तो खुशाइन है, ये एक रुख है मईशत का जो पॉजिटिव रुख है, जिसमें हमें करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है और उसका फिर असर होगा हमारे रुपए की जो गिर रही थी बड़ी तेजी से कीमत, मैं समझता हूं कि उसमें जो प्रेशर है रुपए के ऊपर वो ये कम हो जाएगा और जो मुल्क को कर्जा जात फ्यूचर में लेने पड़ेंगे डॉलर बेस के ऊपर, वो उनकी मिकदार जो है, उनका मैग्नीट्यूड जो है वो कम हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं जो आप पहले सिलसिला कर रहे थे कि रुपी बेस्ड इकोनॉमी जो है उसका हाल बड़ा बुरा नजर आ रहा है कि बड़ा बुरा हो रहा है और जिस तेजी से वो स्लो डाउन हो रही है वो मैं कुछ महीने पहले रियली वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि ये रफ्तार इतनी तेजी से स्लो डाउन होगी। 3 इशारे जो मैं ज़ाती तौर पे इस्तेमाल करता हूँ, एक तो डीजल का इस्तेमाल, अगर डीजल का इस्तेमाल किसी भी मईशत में बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है कि मईशत स्लो डाउन हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन का जो सारा निज़ाम है वो स्लो डाउन हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे, यानी कि सब जगह आपकी जो खरीदो फरोख्त है वो भी कम हो गई है। दूसरा इशारिया जो है वो सीमेंट का है कि सीमेंट कितना इस्तेमाल हो रहा है, जिस तेजी से सीमेंट के इस्तेमाल में कमी आ रही है उसका मतलब यह है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो मुल्क की है वो बड़ी तेजी से स्लो डाउन हो रही है और फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ तकरीबन 3 दर्जन मजीद और इंडस्ट्रीज, एलाइड इंडस्ट्री कहलाती है, ठीक है जी, एलाइड इंडस्ट्री जो है वो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, वो सब स्लो डाउन हो जाएंगी। फिर तीसरा इशारा जो मैं इस्तेमाल करता हूं वो ये कारों या मोटरसाइकिल की सेल्स हैं। अब वो कारों की कंपनीज वाले कह रहे हैं कि हमारी सेल्स जो हैं वो 45 से 50% डाउन जा रही हैं। तो ये मईशत तो बड़ी तेजी से स्लो डाउन हो रही है और इसमें भी अगर आप ढूंढना चाहें खुशाइन पहलू तो वो ये है कि जो लास्ट कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसके बाद जो डॉक्टर आशिक एवान साहिबा ने प्रेस को ब्रीफिंग दी उसमें कहा कि कैबिनेट जो है उसको इसका खास ख्याल आ गया है, उसको रियलाइजेशन हो गई है कि ये मईशत बड़ी तेजी से स्लो डाउन हो रही है और अब वो रिवाइवल के रोड मैप की बात हो रही है और इकोनॉमिक रिवाइवल की प्लान की बात हो रही है। नहीं, कैसे जरा ये बताइएगा, अब अगर उनको रियलाइज हो गया और वो बात कर रहे हैं इकोनॉमिक रिवाइवल की, तो अगले 2 साल तो आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है उनके ऊपर बैठा है तमाम पॉलिसीज के ऊपर आईएमएफ आपको करने देगा, या तो दूसरी चीज ये कि आप प्रोग्राम को क्विट करें, प्रोग्राम छोड़ें और फिर आप बात करें किसी और प्लान की, प्लान बी की। अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये आईएमएफ का जो प्लान सामने आया है उसमें मैंने जितना भी पढ़ा है वो वहां पे सिर्फ फिगर्स का हेर फेर है। वो आपको कहते हैं कि जी इस साल आपके पास अगर 3.7 खरब रुपए के टैक्सेस इकट्ठे हुए हैं, आपका बजटरी खसारा बहुत बड़ा है, चलिए अगले साल 5.5 अरब का टारगेट रख देते हैं।
ये होने वाला नहीं है। ये टारगेट बेशक आप रखते जाएं, लेकिन ये कह देना कि हम आईएमएफ के तहत प्रोग्राम में आ गए हैं और अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये भी दुरुस्त नहीं होगा। देखिए, आईएमएफ आपको रोकती नहीं है कि आप अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में जो नुकसानात कर रहे हैं उन खसारों को सीधा किस तरह किया जाए। आईएमएफ आपको रोकती नहीं है कि आप बिजली के शोबे में अगर आपका गर्दशी करदा 1.8 खरब रुपए पे पहुंच गया है तो आप इस्लाहाती इकदामात करें अपने बिजली के शोबे के अंदर। ये आपको आईएमएफ की रुकावट नहीं है कि आपने इस्लाहात नहीं करनी, उनके पैकेज का हिस्सा ये नहीं है, ये मैं मानता हूं। जो होना चाहिए था, उनके पैकेज में कहीं भी किसी किस्म की रिफॉर्म्स, किसी किस्म की इस्लाहाती इकदामात के ऊपर फोकस नहीं किया गया, वहां सिर्फ फिगर्स का हेर फेर है। लेकिन वो हमें रोकती नहीं है, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं कि हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है अब वो बजटरी खसारे का आएगा। जो अगस्त के 2018 अगस्त में जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो डॉलर का बहरान था, वो डॉलर के फुकदान का बहरान था। उसमें किसी हद तक कंट्रोल आ रहा है, ठीक, करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे जा रहा है। लेकिन अब जो पहाड़ जैसा बड़ा चैलेंज है, जो आपने पढ़ा होगा कि 28 साल का रिकॉर्ड तोड़ा गया है बजटरी खसारे के हवाले से। तो वो बजटरी खसारा अगर हुकूमत कोशिश करेगी कि टैक्सेस से कट बुरी, क्यों इतनी जान इस मामले में नहीं है कि वो इतने सारे टैक्सेस इकट्ठे कर सके। इसमें प्रॉब्लम है जो हुकूमती खसारे पब्लिक एंटरप्राइजेस में आ रहे हैं, जो हुकूमती खसारे बिजली के सेक्टर में आ रहे हैं, हुकूमती खसारे गैस के सेक्टर में आ रहे हैं। और दूसरी एक पॉजिटिव बात, इमरान साहब अगर इजाजत दें, दूसरी पॉजिटिव बात यह है कि वो जो डराने धमकाने वाली पॉलिसीज थी, जिनकी वजह से बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया था, उसका भी हुकूमत को एक एहसास होता नजर आ रहा है। अच्छा, जरा दोनों चीजें रखते हैं यहाँ पे। पहले तो ये डॉलर बेस्ड इकोनॉमी की जो हम बात कर रहे थे, एक्सटर्नल साइड के ऊपर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बड़ा कम हुआ, 73% ऑन मंथ ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। इसकी कीमत हमें जो अदा करनी पड़ रही है, आपकी इकोनॉमिक स्लो डाउन जो कि इस वक्त डॉक्टर साहब ने बताया, उसके बाद ले ऑफ्स, जॉब जो क्रिएशन की बात हुई थी, उल्टा हमने देखा कि उसमें ले ऑफ्स, और तीसरी चीज जो है इन्फ्लेशन। ये तीन चीजें जो है हमने उस चीज की अदा की। फिर भी अगर बात करें, इन सबसे बढ़ के जो बात की जा रही थी कि पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बड़ी सहमी हुई थी, बड़ी डरी हुई थी, और इसका बरमला जो है इजहार भी हुआ हुकूमती हलकों में कि अब सूरत हाल थोड़ी तब्दील होगी। हालांकि शब्बर जैदी ने जब आके कहा कि वो उस डेफिसिट को खत्म करेंगे, जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको खत्म करेंगे और ये हैरेसमेंट वाली चीज को खत्म करेंगे। देखिए, जो एक्सपोर्ट का जो मामला है ना, वो मैं समझता हूँ जिस तरीके से इन्होंने 17% और ये सब चीज़ें प्लानिंग की, और जो पब्लिक भी जो डरी हुई है, पब्लिक भी कहती है कि अगर 3%, 4%, 5% से आप हमें लाओ तो हम आने को तैयार हैं। और जो लोकल इकोनॉमी जो है वो भी काम करना शुरू कर देते सब लोग। एकदम हर चीज़ के अंदर इन्होंने परसेंटेज इतनी बढ़ाई और हर चीज़ में इन्होंने ऐसा वो किया कि लोग घबरा गए। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जैसे एक्सपोर्टर को एकदम 17% में लिया है और हमको बोला कि हम आपको रिफंड दे देंगे और आपकी जीडी पे रिफंड दे देंगे। आज मुझे एक्सपोर्टर पूछ रहे हैं कि साहब हमारे तो एक्सपोर्ट भी हो गया, जीडी भी हो गई, हमें रिफंड तो नहीं मिल रहा, और हमें तो रिफंड का पता ही नहीं चल रहा कब मिलेगा। तो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो इन्होंने जो इंपोर्ट कम कर ली, लग्जरीज आइटम रोक दी और उससे इन्होंने ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल किया है। आप क्या समझते हो आगे और क्या प्रॉब्लम आएंगे? बेहिसाब प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है, लग्जरीज आइटम तो बंद करनी चाहिए थी। मतलब लग्जरी आइटम अगर बंद करें, डॉक्टर साहब दो चीजें हैं। एक तो कल भी हम प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि ये रियलाइज किया जा रहा है अब आला तरीन हलकों में कि जो मौजूदा पॉलिसी है वो कारगर साबित नहीं होगी, और उसी की वजह से ये जो मेल्टडाउन है वो हम देख रहे हैं। अब क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में फौरी तौर पे कुछ रूम गुंजाइश निकालनी पड़ेगी इस वक्त पॉलिसी रेट के हवाले से, शरह सूद के हवाले से? नंबर 1। नंबर 2, आपका जो शरह तबादला है उसको रीथिंक किया जाए। नंबर 3, उसके साथ साथ जो अभी बात की यहाँ पे कि इनके पास स्पेस, फिस्कल स्पेस नहीं है। फिस्कल स्पेस होती है तो हर चीज होती है, इस वक्त हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस नहीं है, तो किस तरीके से काम किया जा सकता है? देखिए, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल उठाया है कि फिस्कल स्पेस नहीं है, फिस्कल स्पेस क्रिएट करनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि
टैक्सेस के हवाले से कि मजीद टैक्सेस इस इकोनॉमी के अंदर से निकाल लिए जाएं और फिस्कल स्पेस का कोई सोल्यूशन निकाला जाए, वो सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। क्योंकि पिछले साल 3.7 खरब रुपए पाकिस्तानी शहरियों ने, पाकिस्तानी बिजनेसेस ने हुकूमत के खजाने में जमा करवाए हैं। ये पोटेंशियल है जो मैं समझता हूं, इसमें 100, 200, 300 अरब रुपया और जमा कर लें अगर हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड करती है। यहां पे इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन के साथ साथ आप अपना टैक्स का बोझ जो है वो बढ़ा नहीं पाएंगे। यहां पे फिस्कल स्पेस जो क्रिएट कर सकते हैं वो इतनी बड़ी फिस्कल स्पेस क्रिएशन हो सकती है जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के हवाले से है। कैसे? 1.1 खरब रुपए के नुकसानात थे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के, जो पिछले साल में डबल हो गए हैं। ठीक। अब जो स्टेट बैंक हमें फिगर दे रहा है वो कह रहा है कि 2.1 खरब रुपए के जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के नुकसानात हैं। आप अंदाजा कीजिए 2.1 खरब रुपया, अगर उनमें से आधे पैसे भी बचा लिए जाएं तो 1100 अरब रुपया बन जाता है, 1000 अरब रुपया बन जाता है। सर कैसे बचाएंगे? कैसे बचाएंगे? देखिए, इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान की बात हो रही है। आपने देखा पिछली कैबिनेट मीटिंग में भी इस चीज़ की बात की गई। मैं समझता हूं कि हुकूमती जो माहिरीन हैं वो समझते हैं, उनको मालूम है कि कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनसे ये रिवाइवल हो सकता है। 2 या 3 मैं आपके सामने रख देता हूं। आपने भी जिक्र किया शराए सूद। अगर आज बिजनेसेस 18, 19, 20% पे बैंक से कर्जा जात लेता है तो किसी सूरत भी पाकिस्तान में बिजनेस में एक्सपेंशन नहीं हो सकती। अगर पाकिस्तान के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एक्सपेंशन चाहते हैं, अभी वो 13-14% का जीडीपी है और 55% टैक्सेस हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर डाले हुए हैं। इस सूरत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एक्सपेंशन जो है वो नहीं हो पाएगी। दूसरा ये कि बिजली के सेक्टर में पिछले साल भर से किसी किस्म का कोई भी इस्लाहाती कदम सामने नहीं आया। अब पाकिस्तान में इस खित्ते में सबसे महंगी तरीन बिजली है, चाहे वो नेपाल से मुकाबला कर लें, बांग्लादेश से कर लें, इंडिया से कर लें, चाइना से कर लें, हमारी बिजली सबसे महंगी है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक्सपोर्ट सेक्टर उस वक्त तक नहीं चल पाएगा, उस वक्त तक एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा जब तक इनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाएगी। तो गैस और बिजली की लेवल प्लेइंग फील्ड, और पिछले साल भर में इन दोनों सेक्टर्स में कहीं भी किसी किस्म की कोई इस्लाहाती इक़दाम नजर नहीं आ रहे। ठीक है, यानी ये वो दोनों काउंटर चीज जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक तो ये कि आपको पॉलिसी रेट में कमी करना होगी ताकि प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफटेक बढ़े, वो एक्सपेंशन की तरफ जाए। नंबर 2, आपको गैस और बिजली की प्राइसेस जो है इनको कम करना होगा टू प्रोमोट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। अब ये दोनों चीजें जो है वो काउंटर हो जाती है आईएमएफ की उस डील के साथ कि जिसमें हमने सब्सिडीज जो है उनको खत्म किया और हमने शरह सूद को बढ़ाया। इन दोनों चीजों के ऊपर मैं टेक लेना चाहूंगा जनाब जावेद बिलवानी साहब का, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी बिलवानी साहब, मौजूदा हालात में तो काम करना फिर बड़ा मुश्किल होगा इस वक्त। अगर आप कोई एक्सपेंशन में जाना चाह रहे हैं तो क्या इस वक्त इन पॉलिसी रेट्स के ऊपर देखिए, एक्सपेंशन तो बहुत मुश्किल हो गया है, बल्कि सर्वाइवल है, यहाँ पे सर्वाइवल दाव पे लग गया, और बल्कि छोटे और मीडियम तो खत्म हो जाएंगे, हमें ऐसा लगता है। और वो भी ये सोचते हैं कि इनके पास जो रनिंग कैपिटल है वो बैंक में रख दें और 11% इंटरेस्ट खाएं और सारे मसलों से इनकी जान छूट जाए। 22 डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्ट से, सेल टैक्स डिपार्ट से, सबसे जान छूट जाए। क्योंकि देखो, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट कौन सा होता है? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक्सपोर्ट जब भी बढ़ सकती है जब आपके रीजनल कंपिटिटिव कंट्रीज के बराबर आपके यूटिलिटी के टैरिफ्स हो। सही समझे, आपका ट्रांसपोर्ट उनके बराबर हो, आपके यहाँ वो जो कैश सब्सिडी दे रहे हैं वो आप दें, उसके बाद आप एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। आप इतना इंटरेस्ट रेट रखेंगे, कहां से लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे? लोग बल्कि बैंक में पैसा रखवा देंगे। और लोग इस वक्त मैं ये समझता हूं कि जिस मुल्क के अंदर न्यू कमर आना बंद हो जाए वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं, ये डॉक्टर साहब या किसी से ही पूछ लें, जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट है और जो इस वक्त आपकी यूटिलिटीज के रेट है, क्या इसके अंदर न्यू कमर इंडस्ट्री लगा सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। डॉक्टर साहब, ये डिमांड कंप्रेशन पॉलिसी जो इस वक्त हुकूमत लेकर चल रही है, एग्रीगेट डिमांड कर्टेल करना, और इस पॉलिसी के नतीजे में हमने देखा कि हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो कम हुई। साथ ही साथ
जो पॉलिसी रेट की भी एक तो ये बताइएगा कि ये पॉलिसी कारगर साबित होगी या नहीं। दूसरा ये कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जो वजह कही जा रही थी वो ये कि हुकूमत जो है सेंट्रल बैंक से बोरो नहीं करेगी, कमर्शियल बैंक से करेगी, और कमर्शियल बैंक्स जो है अब उनके लिए बहुत ज्यादा एक लुक्रेटिव बिजनेस होगा गवर्नमेंट पेपर्स के अंदर इन्वेस्ट करना। तो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफटेक तो वहीं पे खत्म हो जाता है। इस इक्वेशन को चेंज कैसे किया जाएगा? देखिए इमरान साहब, आईएमएफ किसी भी मुल्क में वहां पे दूध और शहद की नहरें बहाने नहीं जाता। उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वो पाकिस्तान को पाकिस्तान के प्रॉब्लम से निकाल बाहर करे। ये मामला हमारी अपनी सियासी क़यादत ने सॉल्व करना है कि जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। शराय सूद इतनी बढ़ा दी गई है, बार बार कहा गया कि उसमें रहते हुए बिजनेस जो है वो एक्सपेंड नहीं कर सकता। देखिए, आपने पहले कहा कि शायद आईएमएफ हमें इजाज़त नहीं देता कि बिजली के सेक्टर के अंदर सब्सिडी दी जाए। मैं नहीं समझता हूं कि किसी किस्म की सब्सिडी दी जा रही है। देखिए, बिजली के सेक्टर के अंदर हम कोई तकरीबन 10-11 बिलियन डॉलर की सालाना बिजली बनाते हैं। 15 से 20% तो सार्फिन की हद में वो वापदा वाले मुलाजमीन के साथ मिलकर चोरी हो जाती है, और तकरीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर की महंगी बिजली, यानी कि यही सोर्सेज इस्तेमाल करके हमारे बाकी जो एक्सपोर्ट के कंपैरेटर्स हैं वो 6 या 7 सेंट की बिजली बनाते हैं। हम अपने प्राइवेट बिजली घरों से 10 या 11-12 सेंट की बिजली ले रहे हैं। तो तकरीबन 3-4 बिलियन डॉलर की तो महंगी बिजली आ रही है, 2 बिलियन डॉलर की बिजली चोरी हो रही है। तो ये हमें आईएमएफ मना नहीं करता है। यहाँ पे कहीं सब्सिडी का एलिमेंट मुझे नजर नहीं आता है। अच्छा, जो गैस के सेक्टर में आप देख लीजिए, जो अनअकाउंटेड फॉर गैस है वो दुनिया भर में 2-2.5-3% से ज्यादा नहीं होती। सही। हमारे यहाँ मुझे बताया जाता है कि 18-19-20% पे है। यानी कि जितनी हम पेमेंट कतर को करते हैं सालाना, 1.5 से 2 बिलियन डॉलर, 2.5 बिलियन डॉलर, अगर ये यूएफजी हम कंट्रोल में कर ले तो हमें तो कतर की गैस ही नहीं चाहिए होगी। सही। तो ये आईएमएफ के ऊपर सब कुछ डाल देना। एक तो ये बात समझ लें कि आईएमएफ एक प्योरली मालियाती इदारा नहीं है, वो एक सियासी इदारा है, और उसके मालिक हैं वो सियासी मालिक हैं, और उनके सियासी ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो इस मुल्क में हमारे माशी प्रॉब्लम से हमें बाहर निकालने के लिए नहीं आया। ये जिम्मेदारी जो है ये हमारी इलेक्टेड सिविलियन क़यादत जो है उसके सर पे आती है कि आपने इस्लाहात कहां कहां लानी है और किस तरह बोझ जो है वो आम आदमी के ऊपर कम करना। अच्छा, तो इसका मतलब है जब यूएफजी की उन्होंने बात की अनअकाउंटेड फॉर गैस पाकिस्तान में डबल डिजिट्स में, जो इस वक्त बात की जा रही थी आपकी जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज उनकी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, प्राइवेट सेक्टर को वहां पे आना चाहिए, वो आके और फिर सारी चीजों को करे, उनकी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर काम हो। क्या कहेंगे? देखिए, ये यूएफजी का जो मैटर है ये कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे यहाँ यूएफजी जो है ना, वो जितनी भी 18% या 17% जो भी हो रही है वो डोमेस्टिक सप्लाईज में होती है, क्योंकि डोमेस्टिक सप्लाईज के जो कनेक्शन है वो लाखों में, और जो इंडस्ट्रियल कनेक्शन है वो हजारों में। दुनिया में कहीं भी डोमेस्टिक सप्लाई जो है वो लाइनों के थ्रू नहीं होती, और कमर्शियल सप्लाई लाइनों के थ्रू नहीं होती, सिर्फ इंडस्ट्रियल सप्लाई होती है। हमारे यहाँ हम कितने साल, ये यूएफजी तो दोनों की होगी ना? नहीं, यूएफजी आप पूछ लें, कभी भी ओगरा की मीटिंग में, हियरिंग में हम जाते हैं, यूएफजी हम गैस कंपनी वालों को पूछते हैं, आप हमें ये बताएं कि इंडस्ट्रियल जो आपकी कंजम्पशन है वहाँ मीटर लगे हुए होते हैं, बल्क सप्लाई, पूरे इंडस्ट्रियल एरिया का एक मीटर होता है, फिर हर इंडस्ट्री का अलग इंडिपेंडेंट मीटर होता है। हाँ। आप चेक कर लें उसमें कितनी यूएफजी है, वो बोलते हैं 1% भी नहीं है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक को जिस दिन खत्म कर देंगे ना, अच्छा, मैं आपको बताऊं, डोमेस्टिक को मैंने इमरान खान साहब से भी कहा कि आप खुदा का वास्ता है ऐसा काम करें, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बहुत सारी बना दें, कराची के अंदर बना दें 2000 कंपनियां, हर मोहल्ले की एक कंपनी बना दें, वहां को ये जो गैस की सप्लाई है वो लाइन से खत्म कर दें, वहां बाकायदा बाउजर लगाएं, और वहीं सीएनजी, इंग्लैंड में मैंने देखा है ऐसा ही होता है, वही पूरी एक मोहल्ला होता है, उसका एक सीएनजी पंप होता है, वहां बाउजर रात को आगे फिल हो जाते हैं, उस बाउजर से सप्लाई होती है पूरी डोमेस्टिक। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके कंट्रोल के हवाले से जो बात की जा रही थी, चाहे वो आपकी डिस्कोज हो या वो आपकी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो, तो ये इसमें आपको नजर आ रहा है कि होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, ये टोटल ये एसएनजीपीएल, एसएसजीसी और भी होने चाहिए प्लेयर्स? देखिए, ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है कि जिनके दुनिया में सॉल्यूशंस एग्जिस्ट ना करते हों।
बिजली की चोरी जो है वो दो रुख हैं उसके। एक रुख मैंने आपको बताया कि जो सिस्टम में चोरी हो रही है, और दूसरा रुख ये है कि जो बिजली घर प्राइवेट सेक्टर में है वो तकरीबन हमें बहुत महंगी बिजली दे रहे हैं, और दोनों का अपना अपना रोल है। सोल्यूशन इन प्रॉब्लम्स के एग्जिस्ट करते हैं। सोचना यह है कि फिर वो सोल्यूशंस के ऊपर हुकूमत क्यों नहीं चलती। अब उसका जवाब जो है वो मैं ढूंढने की बड़ी तलाश करता रहा हूं। लेट्स से कि बिजली के सेक्टर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो हुकूमत को पता है प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, तो कोई ऐसी ताकतें हैं जिनके मफाद में है कि ये सॉल्यूशंस ना सामने आए। ऐसी ताकतें हैं जो इन प्रॉब्लम्स के बुनियाद के ऊपर अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, और अब वो चाहेंगे कि यही वाला सिस्टम चलता रहे। ठीक ठीक। अच्छा, बिजली आपने कहा कि महंगी मिल रही है, फिर दूसरी तरफ हम जाहिर है कि इस वक्त इकोनॉमिक स्लो डाउन है, हमें उतनी जो है जरूरत भी नहीं है बहुत सी जगहों पे उनकी अपनी कैपेसिटी के हवाले से, लेकिन फिर भी हम कैपेसिटी पेमेंट जो है वो ओवर $1 ट्रिलियन इस वक्त पाकिस्तान का पहुंच चुका है कैपेसिटी पेमेंट। आप इसके ऊपर जाके अब उसको बड़ा जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मैं आपसे डॉक्टर साहब बुनियादी सवाल ये रखता हूं आपके सामने कि चाहे कारके का केस हो, चाहे स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन बैक टू 2005 के अंदर हो, या और ये आपकी सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ये क्या होती है, ये इसे किस हद तक कायम रहना चाहिए, और जब ये मुआहदे हो रहे होते हैं ये टैरिफ स्ट्रक्चर जो है ये उनकी तरफ उनके फेवर में इतना क्यों होता है, और हमारे इदारे उस वक्त इसे क्यों नहीं देखते? जब देखते हैं तो फिर उसके बाद वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाते हैं और पाकिस्तान के ऊपर फाइन होता है। इंटरनेशनली इसका मैसेज क्या कन्वे हो रहा है एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर के ऊपर? डॉक्टर साहब, ये हालात और बहुत सारे अफ्रीका के ममालिक में जब नई गवर्नमेंट्स आई उन्होंने फेस किए। उन्होंने अपना एक तरीक़ाकार इंट्रोड्यूस किया कि अगर पुरानी हुकूमतों ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले में बेतहाशा महंगे टैरिफ सेट कर लिए हैं तो उसका इंटरनेशनल कम्युनिटी को किस तरह पैगाम देना है, किस तरह ये साबित करना है कि पाकिस्तान की प्रीवियस गवर्नमेंट जो हैं, जो पुराने एग्रीमेंट्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो करप्शन की बुनियाद पे किए गए हैं। इसका एक पूरा तरीक़ाकार है। बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इसके ऊपर अमल दरामद कर चुके हैं और सक्सेसफुली कर चुके हैं। बहुत सारे अफ्रीका के ऐसे ममालिक हैं जहां पे अभी आपने शायद जिक्र किया था माइनिंग इंडस्ट्री का भी, जहां पे माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो भी करप्शन की बुनियाद पे बहुत सारे इशू किए गए थे, और फिर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया गया और फिर उनसे वो उन एग्रीमेंट्स के ऊपर जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन करवाई गई। तो तरीक़ाकार तो एग्जिस्ट करते हैं। क्या कोई हुकूमत में बैठा ये सोच रहा है कि हमने उस सिमत में जाना है? क्या ये सोच है कि अगर हमारे जो एक्सपोर्ट कंपैरेटर्स हैं वहाँ 7 सेंट की बिजली वो अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दे रहे हैं तो हम 11 सेंट की क्यों दे रहे हैं? ये सोच क्या वहाँ एग्जिस्ट करती है? क्या ऐसे लोगों का वहाँ पे मुफादात की बुनियाद के ऊपर काबिज तो नहीं आ गए कि जिनका इंटरेस्ट इस चीज में है कि इसके ऊपर गौर फिक्र ना किया जाए और ये मामलात जो हैं ये उसी एक सवाल भी जो है ये चला जाता है फिर ब्यूरोक्रेसी की तरफ, ये सवाल चला जाता है हुकूमत की तरफ। हुकूमत को देखे कि अगर प्रेसिडेंट्स है इस तरह के मामलात के हल करने की, अफ्रीका जैसे कि डॉक्टर साहब ने इस वक्त कहा कि वहां पे इन चीजों को देखा जा रहा है, तो हुकूमत पाकिस्तान को भी इसको देखना चाहिए कि वसी तर कौमी मुफाद में अगर कोई चीज नहीं है तो उसको किस तरीके से खत्म किया जाए और आलमी तौर पर इसके लिए किस तरह से बात की जाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक। जावेद बिलवानी साहब, अभी एट प्रेजेंट क्या हालत है इंडस्ट्रीज की? देखिए, इंडस्ट्रीज वाले जैसे ये टैक्सेशन के हवाले से इन्होंने जैसे यूटिलिटी के अंदर, बिजली के अंदर सेल टैक्स के साथ इनकम टैक्स भी लगाया एक्सपोर्टर्स को। अब पंजाब हाई कोर्ट से लोगों ने जो है लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ले लिया, कराची में भी लोग ले रहे हैं। इस तरह सेल टैक्स के अंदर इन्होंने फर्दर सेल टैक्स 3% लगाया है, 17% फिर 3%, उस पर लोगों ने स्टे ले लिया। अब लोग जो हैं गैस के रेट के ऊपर जाके स्टे ले रहे हैं कोर्ट से। बिजली का जो 7.5 सेंट किया था उसके लिए लोग कोर्ट जा रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सब लोग कोर्ट जाएंगे और सब कोर्ट में पैसे जमा होंगे तो एफबीआर को क्या पैसे मिलेंगे?
ये एफबीआर को अपने मामला अलग है। एफबीआर वाले कहते हैं कि ये गलत हो रहा है कि एक्सपोर्टर तो फाइनल टैक्स रिजिम में है, उससे क्यों 5% टैक्स लिया जा रहा है, उसको हम खत्म कर देंगे, हमसे गलती हो गई है। ऐसी कोई 4-5 गलतियां इन्होंने मानी है कि इंपोर्ट पे भी हमसे जो इनकम टैक्स की गलती हुई है, इंपोर्ट पे भी हमारे पे सेल टैक्स की गलती हुई है, मशीनरी के अंदर हम ज्यादा सेल टैक्स ले रहे हैं, उसको भी हम सही करेंगे, मगर अभी तक सही नहीं किया इन्होंने। अभी तक हालात और है लोग उसे। कोर्ट जा रहे हैं, अब कोर्ट जा रहे हैं तो मामला तो सब्जुडाइज हो जाएगा। ठीक है, जाहिर है कि उसमें तो फिर स्टे पे हो जाएगा तो इकोनॉमी Still हो गए। स्टिल, हाँ, इकोनॉमी वहीं पे रहेगी। डॉक्टर साहब, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि सोचा जा रहा है एक नई एमनिस्टी स्कीम तरह की, नॉट एग्जैक्टली एमनिस्टी स्कीम, कोई एक ऐसी स्कीम कि जिसमें जिन्होंने टैक्स पे ना किया है वो टैक्स पे कर दे, जिन्होंने कम पे किया है वो कर दें। ये कुछ खबरें हैं इस तरह की आपको? मेरे पास तो कोई इस किस्म की खबरें नहीं हैं, लेकिन आपने देखा कि जब भी हम लाए हैं एमनेस्टी स्कीम तो उसका हाल क्या हुआ इस मुल्क के अंदर। अगर आम आदमी, इजाज़त आपकी हो तो आम आदमी के हवाले से 2 बातें कर लें। हमने बड़ी टेक्निकल बातें कर ली हैं। देखिए, आम आदमी के सामने मईशत के हवाले से सिर्फ 2 इशारे वो देखता है, एक महंगाई और एक बेरोजगारी। और उस सूरत में एक खुशखबरी है जो मैं समझता हूं, और वो खुशखबरी ये है कि जो महंगाई का पहाड़ टूटना था वो मेरे तखमीने के मुताबिक टूट चुका है। अब जो महंगाई की शरह है उसमें कमी होती हुई मुझे नजर आ रही है। अब महंगाई तो जरूर होगी, लेकिन महंगाई की शरह उस रेट पे नहीं होगी जिस रेट पे हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है। और दूसरा जो प्रेशर था पाकिस्तानी रुपए के ऊपर और वो जिस तेजी से डॉलर के सामने गिर रहा था, अब मुझे लग रहा है कि वो प्रेशर कम हो गया है। रुपया अभी मजीद मुझे लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म कमजोर होगा, लेकिन उस रफ्तार से कमजोर नहीं होगा जिस रफ्तार से हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है। तो ये 2 खुशखबरियां हैं जो मैं चाहता था कि आपके सामने। नहीं, यकीनी तौर से जो टनल के उस तरफ हम एक रोशनी की बात कर रहे हैं वो यहीं से शुरू होगी। हार्ड टाइम है, बिल्कुल है, हमने इसे बर्दाश्त करना है, लेकिन सवाल जो बुनियादी था वो यही था कि क्या हम दुरुस्त सिमत में हैं या नहीं है, या कोई और भी अगर होता तो क्या इस मईशत को किसी और जाविये से लेकर चल सकता था या नहीं? डॉक्टर साहब, मईशत को जैसे शुरू में मैंने कोशिश की कि 2 हिस्सों में बांट लूं। जो डॉलर बेस्ड इकोनॉमी है वो मैं समझता हूं कि दुरुस्त सिमत में हम चल निकले हैं और हमें नजर आ रहा है जिस तरह करंट अकाउंट डेफिसिट तेजी से गिर रहा है। जो रुपी बेस्ड इकोनॉमी है वो दुरुस्त सिमत नहीं है, बल्कि हम गलत सिमत में चल रहे हैं। उस रुपी बेस्ड इकोनॉमी में किसी किस्म की कोई इस्लाहाती इकदामात, कोई इस्लाहाती पैकेज जो है वो सामने नहीं आ रहा है। ठीक है जी, कमेंट कीजिएगा, लास्ट कमेंट। इस मौजूदा हालात में आप समझ रहे हैं कि आगे कुछ शब्बर साहब भी बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर अपने और लोगों को लगाएंगे, इंगेज करेंगे, जाहिर है कि लेकर तो चलना है ना, मामलात को ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो आप समझ रहे हैं कि आगे कुछ इंशाअल्लाह ताला खैर की खबरें होंगी। देखिए, एक्सपोर्ट तो मैं समझता हूँ ये नेगेटिव ग्रोथ होगी, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अभी जो पाइपलाइन में है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नए ऑर्डर्स। हालांकि इस वक्त इतना अच्छा पीरियड है कि अमेरिका में बेहिसाब ऑर्डर हैं चाइनीज प्रॉब्लम की वजह से, मगर पाकिस्तान इसका फायदा नहीं उठा रहा। वियतनाम, बांग्लादेश ये उठा रहे हैं, इंडिया। हमारे यहाँ ये 17% सेल टैक्स और ये जो यूटिलिटी का टैरिफ बढ़ा दिया एक्सपोर्ट सेक्टर में, अगर ये नहीं बढ़ाते और ये सेल टैक्स 17% की जगह 2-3% ठीक है करते। Again, there are so तो many बहुत ifs बड़ा and buts, फायदा there are होता so many ifs and buts। अगर हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस हो और यकीनी कोशिश है कि कहीं ना कहीं से निकले तो फिर अल्टीमेटली एक्सपोर्ट जो है वो सबसे बड़ा रेवेन्यू इंजन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब इस्लामाबाद से, और कराची में जावेद बिलवानी साहब हमारे साथ शरीक रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।